एक राष्ट्र अपनी पहचान बनाता कैसे है? सवाल जितना बड़ा है, इसकी कहानी उतनी ही दिलचस्प है। सदियों के इतिहास और अनगिनत विचारों से बुनी हुई। चलिए मिलकर इस सफर की शुरुआत करते हैं। 1 अरब से ज्यादा लोग, सोचिए जरा, इतने सारे लोगों के लिए एक समाज बनाना, उसके नियम तय करना और ये पक्का करना कि सब मिलकर एक साथ रह सके, ये कैसे होता है? ये कोई छोटा मोटा सवाल तो है नहीं, है ना? और जानते हैं, इस इतने बड़े सवाल का जवाब हमें कहाँ मिला? एक बहुत ही, कह सकते हैं, अनपेक्षित जगह पर। एक 7वीं क्लास की सोशल साइंस की किताब में। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। आइए देखते हैं कि ये साधारण सी किताब हमें राष्ट्र निर्माण के बारे में क्या असाधारण बातें सिखाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 1, बुनियाद। हमारी कहानी शुरू होती है उस जमाने से जब भारत पर राजाओं और सम्राटों का शासन था। ये वो नींव है जिस पर आज का भारत खड़ा है। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। यहाँ 2 बड़े साम्राज्य दिख रहे हैं, दक्षिण में विजयनगर और उत्तर में मुगल। अब इसमें दिलचस्प बात क्या है? वो ये कि ये दोनों कोई अलग अलग टाइम पर नहीं थे। नहीं, करीब 200 साल तक ये एक ही साथ मौजूद थे। सोचिए, उनकी टक्कर, उनका एक दूसरे से लेन देन, इसी ने उस दौर के भारत को वो शक्ल दी जिसकी छाप आज भी हम पर है। अच्छा, तो ये साम्राज्य चलते कैसे थे? देखिए, विजयनगर में थी अमर नायक सिस्टम, मतलब मिलिट्री कमांडरों को उनकी सर्विस के बदले जमीन दी जाती थी। वहीं दूसरी तरफ मुगलों ने मनसबदार सिस्टम बनाया। ये एक तरह की रैंकिंग थी, मिलिट्री और सिविल दोनों के लिए। और हाँ, उन्होंने एक बहुत ही सिस्टमैटिक लैंड रेवेन्यू सिस्टम भी लागू किया, जिसे जब्त कहते थे। साथ ही पूरे साम्राज्य में एक कॉमन करेंसी चलाई, चांदी का रुपया और तांबे का दाम। अब ये लाइन सुनिए, ये उस दौर की पूरी कहानी कह देती है। राजा को कार्यकारी, न्यायिक और विधायी मामलों में पूर्ण अधिकार प्राप्त था। सीधा सा मतलब है, सारी पावर, सारा कंट्रोल एक ही इंसान के हाथ में। सारे फैसले ऊपर से आते थे और नीचे सबको मानने पड़ते थे। बस यही था उस वक्त का सच। तो अब आता है सेक्शन 2, नए विचारों में एक बदलाव। एक तरफ तो राजा और सम्राट राज कर रहे थे, लेकिन उसी समय समाज के अंदर जमीन पर कुछ बिल्कुल नए आइडियाज जन्म ले रहे थे। ये एक ऐसी क्रांति थी जो महलों में नहीं, लोगों के दिलों में हो रही थी। ये थे भक्ति और सूफी आंदोलन। देखिए, भक्ति का सीधा सा मतलब था भगवान से सीधा कनेक्शन, बिना किसी बड़े बड़े रिचुअल्स के। और सूफीवाद, वो यूनिवर्सल लव और बराबरी का पैगाम दे रहा था। इन दोनों ही मूवमेंट्स ने उस समय के सोशल स्ट्रक्चर को सीधी चुनौती दी। और इन आंदोलनों की सबसे मजेदार बात थी इनकी अपनी डाइवर्सिटी। जैसे भक्ति में ही देखिए, सगुण संत थे जो भगवान को एक रूप में पूजते थे, तो वहीं निर्गुण संत भी थे जो मानते थे कि भगवान का कोई रूप नहीं, वो निराकार हैं। और सूफीवाद, उसने तो जाति धर्म से ऊपर उठकर एक ऐसे समाज की बात की जहां सिर्फ प्यार और बराबरी हो। अब आता है सेक्शन 3, आधुनिक रूपरेखा। और यहां से कहानी एक बहुत ही अहम मोड़ लेती है। ये है मॉडर्न इंडिया का जन्म। वो पल जब एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट, यानी हमारे संविधान के जरिए एक नए राष्ट्र की नींव रखी गई। और ये कोई एक दिन का काम नहीं था। नहीं, ये एक बहुत बड़ी, बहुत सोची समझी प्रक्रिया थी। सबसे पहले एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, फिर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की लीडरशिप में एक ड्राफ्टिंग कमेटी ने इसका मसौदा तैयार किया। सालों की बहस, मेहनत, उसके बाद जाकर भारत का संविधान तैयार हुआ। और हमारे संविधान की जो आत्मा है ना, वो बसती है इसकी प्रस्तावना में। ये 5 शब्द: सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये वो वादा है जो इस नए राष्ट्र के चरित्र को बताते हैं। तो इस सब का सबसे बड़ा नतीजा क्या निकला? एक फंडामेंटल शिफ्ट। पहले लोग किसी राजा की प्रजा हुआ करते थे, अब वो एक देश के नागरिक थे जिनके पास अपने मौलिक अधिकार थे। ये एक इंसान की पहचान में आया एक जबरदस्त, एक क्रांतिकारी बदलाव था। सेक्शन 4, योजना को अमल में लाना। देखिए, सिर्फ महान सिद्धांत बना देने से तो देश नहीं चलता है ना। तो अब देखते हैं कि संविधान में लिखी इन बड़ी बड़ी बातों को असल में लागू कैसे किया जाता है, सरकार के स्ट्रक्चर के जरिए। ये चार्ट इसे बहुत अच्छे से समझाता है। किसी भी राज्य सरकार के 3 मेन हिस्से होते हैं। लेजिस्लेचर, यानी विधायिका, जिसका काम है कानून बनाना। फिर है एग्जीक्यूटिव, यानी कार्यपालिका, जो उन कानूनों को लागू करती है। और तीसरा जुडिशरी, यानी न्यायपालिका,
जो ये देखती है कि कानूनों का पालन ठीक से हो रहा है या नहीं। चलिए, अब आते हैं सेक्शन 5, एक नागरिक का जीवन। सरकार की बड़ी बड़ी बातों से हटकर अब जरा एक आम इंसान की रोजमर्रा की जिंदगी पर नजर डालते हैं। आखिर इस पूरे सिस्टम में एक व्यक्ति की जगह कहाँ है? एक नागरिक के तौर पर यह समझना भी जरूरी है कि देश की इकोनॉमी चलती कैसे है। ये बाजार की एक बहुत ही सिंपल चेन है। प्रोड्यूसर से सामान जाता है होलसेलर के पास और फिर वहां से रिटेलर के पास, जहां से हम सब खरीदते हैं। मतलब हमारे रोज के छोटे मोटे लेन देन भी इस बड़ी नेशनल इकोनॉमी का एक जरूरी हिस्सा है। और हाँ, एक अच्छा नागरिक होने का मतलब सिर्फ बाजार को समझना नहीं है। इसमें हमारी कंज्यूमर राइट्स, रोड सेफ्टी, समाज में हमारी जिम्मेदारियां, ये सब प्रैक्टिकल चीजें भी आती हैं। ये सब मिलकर ही एक जिम्मेदार नागरिक बनाने की पूरी रूपरेखा तैयार करते हैं। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 83.6%। ये भारत में एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करने वाली महिलाओं का प्रतिशत है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये हमें जेंडर और लेबर जैसे सामाजिक मुद्दों की जमीनी हकीकत दिखाता है, जो सिर्फ किताबों की बातें नहीं बल्कि असल जिंदगी का सच हैं। और नई पीढ़ी को प्रेरित करने के लिए कल्पना चावला जैसी एस्ट्रोनॉट और मिताली राज जैसी क्रिकेटर की मिसालें दी जाती हैं। ये वो महिलाएं हैं जिन्होंने हर तरह की पारंपरिक सोच को तोड़ा और ये साबित किया कि अगर मौका मिले तो वो कुछ भी कर सकती हैं। यही तो है बराबरी का मॉडर्न आइडियल। तो एक सम्राट की प्रजा होने से लेकर अपने मौलिक अधिकारों वाले एक आधुनिक नागरिक बनने तक का ये सफर वाकई कितना लंबा और दिलचस्प रहा है। और ये हमें एक बहुत अहम सवाल पे लाकर खड़ा कर देता है, इस राष्ट्र की रूपरेखा का अगला चैप्टर कैसा दिखेगा और उस चैप्टर को लिखने में हमारी भूमिका क्या होगी?